40% मर्द जो है ना वो इनफर्टिलिटी के अंदर मामलात में आते हैं। मर्द के अंदर अगर हरारत और हिद्दत बढ़ जाएगी, वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस सूरत में हमारे जरासीम डेड होने का भी खदशा है। सालिम मिस्री, दूसरी चीज़ है सालिब पंजा, ये जड़ी बूटियाँ हर्ब्स हैं, और तीसरी चीज़ है बनोला के बीज, मगज बनोला। हिफ्ज़ मा तकद्दुम बेहतरीन चीज़ है, पूरी बॉडी के जो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं उनको बैलेंस करती है। नाज़रीन, औलाद हर शादीशुदा जोड़े की फितरी ख्वाहिश होती है, मगर जब सालों गुजरने के बाद भी ये ख्वाब पूरा ना हो तो ज़हनी दबाव, माशरती परेशानियां और जज्बाती अजियत एक गुना बढ़ जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं बांझपन, इनफर्टिलिटी की, जो कि आज के दौर में ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात को भी यकसा तौर पर मुतासर कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 17.5% शादीशुदा जोड़े बांझपन का सामना करते हैं, यानी हर छठा जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम। और इसके बावजूद बदकिस्मती से हमारे माशरे में बांझपन को सिर्फ औरत का मसला समझा जाता है, जबकि माहिरीन कहते हैं कि बांझपन की 40% वजूहात मर्दों से भी जुड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे साहम बीमारी के असबाब, अलामात और तिब्बे यूनानी में बांझपन के इलाज पर। हमारे साथ मौजूद है मारूफ हकीम और माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बांझपन कहा किसे जाता है, किसी जोड़े को ये कब समझना चाहिए कि उन्हें तिब्बी मुआयने की अब ज़रूरत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांझपन बेसिकली जो है वो एक नया शादीशुदा जोड़ा जिसके यहाँ 1 साल तक औलाद ना हो रही हो, तो 1 साल के बाद कंपलसरी हो जाता है कि वो अपने दोनों मियाँ बीवी टेस्ट करवाएंगे, और वहाँ उनको जो है ना टेस्ट के अंदर अगर कोई ऐसा इशू आता है जिसमें मेल्स या फीमेल्स में किसी में भी कोई इशू आएगा, तो वो इनफर्टिलिटी मेल या इनफर्टिलिटी फीमेल का वो काउंट हो। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि एक जो तासुर पाया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये बांझपन सिर्फ औरत से कनेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं अब माहिरीन भी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हम अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं कि ये मर्दों से भी कनेक्टेड है, और मर्दों का भी बहुत 40% के करीब अंदर किरदार होता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, 100% इसमें तकरीबन आपने जैसे रेशो बताई ना, 40% मर्द जो है ना वो इनफर्टिलिटी के अंदर मामलात में आते हैं। और ये हकीकत बात है। देखिए, अल्लाह पाक ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेल्स ऑर्गन का या जो मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बनाया ना, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें टेक्निकली और मेडिकली दी हैं जो एक तबीब समझ सकता है कि अल्लाह पाक ने अगर इसकी तख्लीक की है तो उसके पीछे कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, हमारे जितने भी गदूद हैं, ग्लैंड्स हैं, वो बॉडी के अंदर है, लेकिन टेस्टिकल एक ऐसा गदूद है जो मेल्स की बॉडी से बाहर अल्लाह ने रखा है, बिकॉज के हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 1 दर्जा टेम्परेचर उसको डाउन अल्लाह ने रखना था। सही। और आप यहाँ से ये बात मिलती है कि मर्द के अंदर अगर हरारत और हिद्दत बढ़ जाएगी या उसके अंदर वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस सूरत में हमारे जरासीम डेड होने का भी खदशा है, स्लगिश में भी जा सकते हैं और उसमें रिपोर्ट भी ख़राब आ सकती है। अच्छा हकीम साहब, मर्दों और ख़वातीन में बांझपन की सबसे आम तिब्बी या जिस्मानी वजूहात कौन सी होती है? मर्दों के अंदर जो बांझपन की सबसे ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा जो कॉमन वजह है वो है सोजाक, यानी जिसको हरफ आम में लोग पेशाब की जलन, पेशाब जल के आना, पेशाब का लग के आना तस्वुर करते हैं, लेकिन मेडिकली तौर पे एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे गलत जगह पेशाब करने से या आप अपनी जो एक तो आपकी निकाह में आपकी अहलिया है और उससे हट के अगर आप अपना एक्टिविटीज़ रखते हैं, बैड एक्टिविटीज़, तो उस सूरत में एक ऐसे ख़तरनाक बीमारी से मर्द दो चार होता है जिसको नहीं पता होता कि ये जो गलत बैक्टीरिया है ये मेरी अगली ज़िंदगी जो अज़वाजी उसको तबाह कर सकता है। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि जो सोजाक है जी, इसको हम वो गोनोरिया भी कहते हैं, और इसी तरह उसकी एक वर्स कंडीशन है जिसमें सिफिलिस हो जाता है, आतिशिक, पेशाब की नाली के अंदर ज़ख्म हो जाता है और वहाँ खारिश, इचिंग, इन्फेक्शन, ये मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। तो ये एक वाहिद एक बहुत बड़ी वजह है। और अच्छा, इस बीमारी तो हो जाती है लेकिन चूँकि मरीज़ को पता नहीं होता तो वो खुराक भी ऐसी खा रहा होता है, मुरगन चीज़ें, गर्म चीज़ें, जिससे वो एग्रीवेट हो जाती है और वहाँ पे केस सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक तबीब नब्ज़ के ज़रिए या पेशेंट की फ़िज़िकल अपीयरेंस के ज़रिए या उसकी
गुफ्तगू जो वो अलामतें बताएगा तो उससे एक जज कर सकता है कि इस पेशेंट के अंदर अगर औलाद नहीं हो रही तो उसकी मेन वजह ये है। अच्छा। और दूसरी अहम वजह मम्स। कई लोगों को बचपन में कन पेड़े होते हैं, वो कन पेड़ों में जब बिगाड़ पैदा होता है तो उस सूरत में भी एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया के इश्यूज आते हैं। अच्छा जी। ये बड़ी अहम आपने इन्फॉर्मेशन दी जी, है, जी, बिल्कुल इसके बारे ऐसे। में तो हमें भी नहीं पता था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बांझपन की तशखीस कैसे की जा सकती है? सिर्फ टेस्ट से होता है कि मियाँ बीवी जाके टेस्ट करेंगे, इसके अलावा भी कोई हम खुद से भी निगाह रख सकते हैं? और साथ ही साथ हल की भी अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो जड़ी बूटियाँ हैं इसके जी, लिए जी। इस्तेमाल की जाती हैं? जी, बांझपन की जो डायग्नोज है 1 साल तक अगर मियाँ बीवी के हमल करार नहीं पाया औरत के अंदर, तो उस सूरत में मेल्स एक टेस्ट करवाता है 4 दिन के गैप से, जिसको हम सिमन एनालिसिस कहते हैं। सिमन एनालिसिस की रिपोर्ट अगर तो ओके है तो मेल्स अल्हम्दुलिल्लाह ओके है, उसमें मिनिमम 40% भी अगर मोर्टेलिटी है तो इट्स मीन कि वो औलाद पैदा करने के काबिल है। और फीमेल्स के अंदर सिंपली हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पेल्विक का। अगर उसके अल्ट्रासाउंड के अंदर एनाटॉमिकली कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है, कोई फेब्राइड्स नहीं है, कोई पीसीओएस की इश्यूज नहीं है, तो इट्स मीन कि औरत और उसके अयाम ठीक आ रहे हैं औरत के माहाना, तो इट्स मीन कि ये दोनों मियाँ बीवी फिजिकली और क्लिनिकली दोनों ठीक हैं। उसके अंदर वेट भी करना है और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है सिर्फ। ठीक है। सेकेंडली जो है ना, अगर मर्ज के मोर्टेलिटी में फ़र्क आता है, फ़र्ज करें एजोस्पर्मिया का इशू आता है। अच्छा, एजोस्पर्मिया 2 तरह का होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया ये होता है कि वेरिकोसील के इश्यूज होते हैं कि आपकी नाली में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है। वो ब्लॉकेज को छोटे से ऑपरेशन से दूर कर दिया जाए या अद्वियात से दूर कर दिया जाए तो वो आगे सिलसिला बहाल हो जाता है और मर्द फिर औलाद पैदा करने के काबिल होता है। और औरत के अंदर अगर खुदा न खासा कोई ऐसा इशू आ जाए, सिस्ट का, पीसीओएस का, तो वो अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट वेरी करता है। हर पेशेंट का अलग ट्रीटमेंट। अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर उसके अंदर कोई पीसीओएस के इश्यूज है, फेब्राइड्स है, या उसका डिफरेंट होगा। हाँ, या उसके हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन है, TSH और T4 T3, अच्छा, तो उस सूरत में डॉक्टर हकीम जिससे भी वो इलाज करवा रहे होंगे वो उसके मजाज को मद्देनजर रखते हुए और उसकी असबाब को मद्देनजर रखते हुए जब इलाज करेगा, अल्लाह के हुक्म से औलाद होगी। हकीम इंशाअल्लाह। साहब, क्या हिकमत में या तिब्बे यूनानी में बांझपन का मुकम्मल इलाज मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तिब्बे यूनानी में सदियों से ये अब नहीं कि अब हम इस मुफ्ती नती है जी, अभी तो मेडिकल साइंस वहां तक नहीं पहुंची जहां तिब्बे यूनानी की अद्वियात बगैर टेस्ट कराए अल्लाह के हुक्म से अल्लाह अच्छा, लोगों क्या को बात औलाद है। की नेमत से मालामाल कर देता है। ये हकीकत बात है। हम कई पेशेंट ऐसे आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि ये जो टेस्ट है सिमेन एनालिसिस का, ये गैर फितरी तरीके से टेस्ट होता है, जो मजहबी हमारा तबका है वो इस तरह टेस्ट कराने से भी ज़रा गरेज करता है। तो हम यकीन कीजिए कई पेशेंट्स को अल्लाह तवक्कल पे कहते हैं कि आप ये दोनों मियाँ बीवी मेडिसिन खा लें नब्ज़ देख के, और अल्लाह पाक 2-4 माह, 2 माह, 1 माह के अंदर खुशखबरी सुना देता है। अच्छा। तो एक तो ये कामयाब इलाज की बहुत बड़ी अलामत है कि बगैर क्लिनिकल रिपोर्ट्स और टेस्ट के भी हम पेशेंट को दवाई दे बिल्कुल, देते हैं, वो पेशेंट की रजामंदी से। दूसरे वो जो आप नंबर पे, अद्वियात देते हैं, जरा हमारे नाजरीन को भी बताएं कि क्या जी। आप तजवीज़ करेंगे उन्हें? अच्छा, इसमें चूंकि मैंने अर्ज किया कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन जी। कॉमनली जो इश्यूज मेल्स फीमेल्स में एक बहसियत मजमूई इशू है, उसमें हम ये तीन चीज़ें हैं जो दोनों को दे सकते हैं। अच्छा, सही। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी क्लिनिकल रिपोर्ट्स में नहीं जाना चाहते, मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ शादी के 1 माह बाद दोनों घराने तवक्को करते हैं कि 1 माह बाद हमें खुशखबरी मिले, 2 माह बाद हमें खुशखबरी मिले, मैजिक चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो कहती है 1 साल का टाइम कंपलसरी है जो देना चाहिए दोनों कपल्स को। और उसमें फिर अंडरस्टैंडिंग, हार्मोन्स का बैलेंस होना और आपस में एतमाद का डेवलप होना, ये भी औलाद पैदा करने के हवाले से बड़ी खुश आमद चीज़ है। अच्छा, इसमें जो है ना मेल्स के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है सालिब मिस्री, ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये सालिब मिस्री। दूसरी चीज़ है सालिब पंजा, ये देखें, ये जड़ी बूटियाँ हर्ब्स हैं। और तीसरी चीज़ है बनोला के बीज, मगज बनोला। बनोला के, अच्छा। ये बनोला जो आपको पता ना, ये हमारा ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को हम वजन लेके सुबह शाम 1 टीस्पून मेल्स जिनकी मोर्टेलिटी वीक है या जो, अच्छा ज़रूरी नहीं कि मोर्टेलिटी वीक हो तो ये खाएं, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हिफ्ज़ मातकद्दुम, सिमन्स की मोर्टेलिटी को और सिमन्स की थिकनेस को और सिमन और मेल्स के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए हिफ्ज़ मातकद्दुम बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। और ये तीनों चीज़ें जिन लोगों को कमर दर्द है उसमें भी बड़ी मुआवन साबित होती है। जबरदस्त। सालिब मिस्री, सालिब पंजा और मगज बनोला, इन तीनों का हम वजन लेके पाउडर बना लें, 1 टीस्पून सुबह शाम बीडी डोज में दूध के हमरा ले लें खाली पेट, तो ये मर्दों के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, फीमेल्स के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, आम सी चीज़ें। मुलट्ठी, इसको हमेशा लोग गले के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ये पूरी बॉडी में एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखती है। इसी तरह हल्दी, आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई एंटीबायोटिक
हर्बल के अंदर है तो वो हल्दी है। Yes, हल्दी, yes. वाह। ठीक है। तीसरी चीज़ सौंफ। सौंफ। ये जितने कार्मिनेटिव इश्यूज हैं, जितने हमारे ब्लॉटिंग के इश्यूज हैं, जितने जीआईटी के इश्यूज हैं, हमारे पूरे पेट के अंदर जो नफक पैदा होता है, गैसेस बनती हैं या रद्दी गैसेस का जो इखराज करती है वो ये सौंफ है। सौंफ। बच्चों को भी दिया जाता है जी सौंफ का आपके पानी सौंफ अगर उनको इतनी गैस सेफ साइड है का कि हम इशू होता है। शीर खार बच्चों को इसका रख भी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तिब के अंदर बेहतरीन और बेज़रर अद्वियात मौजूद हैं। इन तीनों चीज़ों का सफूफ घर में बना के खवातीन रख लें। अच्छा, मज़े की बात, ये जितनी गायनी की, यूट्रस की, फेलोपियन ट्यूब की अगर सोजिश है, सबसे पहले सोजिश को ज़ाहिर करती है। सही। दूसरे नंबर पे ये पूरी बॉडी के जो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं उनको बैलेंस करती है। और तीसरे नंबर पे ये अगर आपका स्टमक खराब है, एसिडिटी है या कोई आपको गला खराब, वायरल डिजीज है, उसमें भी बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाज़रीन, ये सेगमेंट आज का बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपसे मिस हो गया क्योंकि आप घर में काम कर रहे होंगे तो सोशल मीडिया पे जाके ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कैसा लगा।